हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम पीटी 365 जो अपनी विजन आईएएस की है उसे कंटिन्यू करते हुए उसका अपडेटेड वर्जन का पार्ट 39 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए यहाँ पे जो हम टॉपिक देखेंगे वो अदर वल्नरेबल सेक्शंस में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले जानते हैं अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्पैक्ट के बारे में, जिसमें यहाँ पे आपकी रैंक के हिसाब से आपको 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। आपको करना क्या है कि सिर्फ आईएएस कोड के थ्रू आप खुद को एनरोल कराना है। हर एक संडे 11 बजे से होता है। 60 मिनट 56 क्वेश्चंस। ज़रूर जाइए और इसे देखिए। रेज हैंड का ऑप्शन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप अपने फेवरेट एडुकेटर से लाइव क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और ये लाइव मैट्रिक प्लेटफॉर्म जो मेरा फेवरेट है, इसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग और ये सब कुछ मिलने वाला है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से बहुत बेटर है। अब देखिए अनअकैडमी आपको लोन भी दे रही है यूपीएससी के लिए, दैट टू 0% इंटरेस्ट पे, 0 प्रोसेसिंग फीस पे, फटाफट से हैसल फ्री मैनर में। आपको सिर्फ मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज करना है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए। अब ये आपके लिए एक सरप्राइज है। आज 30 सितंबर तक यहाँ पे अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं वो 10% ऑफ पे चल रहे हैं, और उसके साथ जब आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो देर भी इस बात की, जाइए अभी सब्सक्राइब करिए और किसी फर्दर क्वेरी के लिए मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम यहाँ थे अदर वल्नरेबल सेक्शंस में। देखो भाई, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स, ये है टॉपिक। न्यूज़ में क्यों है पहले समझते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने रिलीज करा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स टू लैंड, टेरिटरीज एंड रिसोर्सेज रिपोर्ट को। अब हुआ क्या है, इंडिजिनियस पीपल कौन होते हैं ये जानते हैं। देखिए इंडिजिनियस लोग वो होते हैं जो इनहेरिटेड हैं, वहीं रहने वाले, जो प्रैक्टिशनर्स हैं यूनिक कल्चर के, एंड वेज ऑफ रिलेटिंग टू पीपल एंड द एनवायरनमेंट। जैसे आप कहीं पे रह रहे हो, है ना, वहीं पे ही रह रहे हो, वहीं के कल्चर वगैरह को प्रैक्टिस कर रहे हो, यूनिक कल्चर को, ठीक है, और आप आसपास के लोगों के साथ रिलेट कर रहे हो, तो वो इंडिजिनियस पीपल कहलाएंगे। ये दे हैव रिटेन्ड सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर होती हैं, वो किसी भी दूसरी डोमिनेंट सोसाइटीज से अलग होती हैं जिसमें वो रहते हैं। इंडिजिनियस लोग जो होते हैं इंडिया के अंदर, इनके अंदर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन करीब 104 मिलियन की है, या आप कह लो कि 8.6% की है नेशनल पॉपुलेशन के। ऑलमोस्ट 90% जो है वो सब इनमें से गांव में रहते हैं। इंडिया में 705 एथनिक ग्रुप्स को नोटिफाई करा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पे, जो कुछ 30 स्टेट्स में फैले हुए हैं, यूनियन टेरिटरीज में फैले हैं। ये जो हैं ये माने जाते हैं कि इंडिया के इंडिजिनियस लोग हैं, जिनके अंदर 75 आइडेंटिफाइड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स हैं, पीवीटीजीज हैं। इसके बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। इनहेरिटेड राइट्स जो इंडिजिनियस पीपल के होते हैं उनके बारे में बताऊं तो वो ये कि भैया कलेक्टिव और इंडिविजुअल राइट, उनके एंसेस्टर राइट, टेरिटरीज और रिसोर्सेज पे, सेल्फ गवर्नमेंट by their own institution and authorities within their land and territories, और to fair and equitable benefit sharing from conservation and development actions, जिसमें आपका लैंड हो गया, उनकी टेरिटरीज हो गए, उनके रिसोर्सेज हो गए और लोग हो गए। तो कंजर्व, डेवलप और यूज के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, स्टार्टिंग में जो मैंने बोला ना कि इंडिजिनियस लोग कौन होते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लो आप रह रहे हो, तो अब आप अपने आप को मत समझ लेना, ठीक है। इंडिजिनियस पीपल जो है इनहेरिटेड हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं यूनिक कल्चर के, ठीक है, एंड हमेशा से रिलेटेड हैं टू द पीपल एंड द इन्वायरमेंट। बाहर बाहर नहीं गए, उसी जगह पे ही रहते हैं, ये उनको समझिएगा। पता चला आधे लोग कमेंट करें कि मैम आप हमें क्यों कह दे रही हैं, ये तो अलग बात कह रहा है। तो इतना ध्यान रखिएगा।
अच्छा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा देख लें। देखिए 75 आइडेंटिफाइड पीवीटीजीज 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। इन्हें कैरेक्टराइज करा गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्राइटेरिया पे बेस्ड करके, जो मैं बताऊंगी, जैसे प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी, लो लेवल लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इम्प्लीमेंट करता है स्कीम को इनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। समझ गए ना? हमें तो बहुत डर लग जाता है कभी कभी कि भाई आखिरी में ये ना हो मैम ऐसा, तो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा। ये ऐसे हैं, इनके पास एक सोशल कल्चर इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी यूनिक है बाकियों से। ठीक है, अब प्रोविजन क्या है इंटरनेशनल लेवल पे ये देखते हैं। देखो, इंडिजिनियस और ट्राइबल पीपल्स कन्वेंशन 1957 के बारे में बात करूं तो पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है जो स्पेसिफिकली डील करता है इंडिजिनियस राइट के साथ में, उनके प्रोटेक्शन, उनके इंटीग्रेशन को लेके, इंडिजीनियस और अदर ट्राइबल और सेमी ट्राइबल पॉपुलेशन की इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। आर्टिकल 1 इसका इंडिकेट करता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज इंडिजीनियस और ट्राइबल्स shall be regarded as a fundamental criteria for determining the groups to which provisions of the convention apply। मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इंडिजीनियस या ट्राइबल के तौर पे ये रिगार्ड करा जाएगा एज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया, ये पता लगाने के लिए कि ग्रुप्स जो है वो जिनके ऊपर प्रोविजंस ये कन्वेंशन के अप्लाई होंगी। इसको रिप्लेस करा गया था विद इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल कन्वेंशन 1989 से। और यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल बताऊं तो आर्टिकल 33 जो इसका है वो कहता है कि इम्पोर्टेंस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की, जो इंडिजीनियस लोग खुद ही डिफाइन करते हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी को एज इंडिजीनियस। तो ये हमने बात करी। फिर प्रोविजंस हमारे इंडिया के अंदर क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए इनके राइट्स को। तो पहला तो वही 5th शेड्यूल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल नंबर 244, उसमें लिखा है कि स्पेशल सिस्टम होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, या कुछ जो एरियाज हैं जिन्हें डेजिग्नेट करा गया है शेड्यूल एरियाज के तौर पे उस पर्टिकुलर एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का, या ट्राइबल एरियाज जो हैं वहाँ पे भी किसी भी स्टेट के अंदर एक्सेप्ट 4 स्टेट जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन के मैं बताऊं 5th शेड्यूल एरियाज के, तो ये कि डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद। दूसरा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तीसरा लॉ जो भी एप्लीकेबल होता है शेड्यूल एरिया में, इसमें गवर्नर के पास पावर है कि वो डायरेक्ट करने किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के कि ये ऐसा एक्ट अप्लाई नहीं करेगा इस एरिया पे, तो गवर्नर के पास ये पावर है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रिक्वायर करता है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट अ कमीशन, जो कमीशन रिपोर्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके शेड्यूल एरियाज के और वेलफेयर को लेके शेड्यूल ट्राइब्स के इन सारी स्टेट्स में। फिर आता है हमारा 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके ट्राइबल एरियाज के 4 स्टेट्स में। एक है असम, दूसरी है मेघालय, तीसरी है त्रिपुरा और चौथी है मिजोरम। अब देखिए राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का जो है, इस एक्ट के तहत 80% लैंड ओनर की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए, और 70% लैंड ओनर की कंसेंट की मतलब मर्जी की ज़रूरत पड़ती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए। और अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो इसमें कोई भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्ट यहाँ पे 13 लॉज को एग्जेम्प्ट करता है, जैसे कि नेशनल हाईवेज लॉज 1956, रेलवेज एक्ट 1989 वगैरह को इस दायरे में आने से। अगर मान लीजिए ज़मीन को एक्वायर करा जा रहा है इस एक्ट के अंदर, वो ज़मीन एक्वायर करने के बाद उस पर कोई यूज़ ना हो, मतलब अनयूटिलाइज रहे अगले 5 सालों तक पोजीशन लेने के बाद, तो ये ओरिजिनल ओनर को या लैंड बैंक को लौटा दी जाएगी। ये एक्ट प्रोवाइड करता है ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट का एक मेंबर को जो अफेक्टेड फैमिली का है कि वो एज अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट अवार्ड के तौर पे एम्प्लॉय हो जाएगा। एक्ट यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के लिए प्रोवाइड करता है ऑफ अ लैंड एक्विजिशन,
Rehabilitation and Resettlement Authority, which may be approached in case एक इंसान जो है वो सेटिस्फाइड ना हो किसी अवार्ड के साथ इस एक्ट के तहत। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात करें तो ये इसलिए है रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड वेस्ट करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स को, ऑक्यूपेशन को फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ में। तो ये हमने कुछ बात करी इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।